नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कभी भविष्यवाणी करते हुए नहीं सुना होगा। बड़ा रेयर ऐसा होता होगा, शायद कभी हुआ हो कि उन्होंने की हो और तारीख के साथ भविष्यवाणी करें, ऐसा मैंने कम से कम नहीं सुना। हो सकता है आपने सुना हो, आप लोगों में से किसी ने, तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन मैंने जितना देखा है नरेंद्र मोदी को, उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने तक, भविष्यवाणी इस तरह से कभी करते हुए उनको नहीं सुना है। अनुमान लगाते सुना है। जैसे 400 पार और 370 की बात की उन्होंने, जब बीजेपी की 370 और एनडीए 400 पार हो सकता है, तो ये अनुमान था। लेकिन निश्चित तौर पर बताने की कोशिश किसी चुनाव में उन्होंने अभी तक की नहीं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अब उड़ीसा के बारे में आपको मालूम है कि वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के संबंध बड़े मधुर हैं। भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक की पार्टी जो बीजू जनता दल है, दोनों अलायंस पे रह चुके हैं। 99 में पहली बार जो है राजनीति में आए थे नवीन पटनायक, अपने पिता के देहांत के बाद लोकसभा में आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे, इस्पात और खान मंत्री बने थे। उसके बाद में जब सन 2000 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने चले गए और 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी की मिलीजुली सरकार रही। 2009 में ये गठबंधन टूट गया। उसके बहुत से कारण थे, कई बार बात कर चुका हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं। आज की बात जो है, आज प्रधानमंत्री ने कहा क्या, पहले तो इस पर विचार कर लें, फिर ये परिस्थितियां क्या हैं उन पर विचार करते हैं कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो भविष्यवाणी की, वो सच्चाई के कितने करीब है, कितने दूर है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 4 जून नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है, यानी 4 जून को सरकार की विदाई हो जाएगी। और आपको मालूम ही है कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं तो जाहिर है कि जो है नवीन पटनायक की पार्टी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुए नवीन पटनायक को 6ठी बार उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पिछले चुनाव में 2019 में जो हुआ था, उड़ीसा विधानसभा की कुल 147 सीटों में 109 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था नवीन पटनायक की पार्टी को, और बीजेपी को कुल मिलाकर केवल 23 सीटें मिली थी। तो अब ये गणित सुनने के बाद प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हैं, ये संभव हो सकता है क्या। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पहली बात तो उन्होंने कही कि 4 तारीख जो है इस सरकार की एक्सपायरी डेट है। फिर उससे आगे जो उन्होंने कहा वो उनके स्वभाव के विपरीत है, वो इस तरह की बात बोलते नहीं। उन्होंने कहा, आज मैं आया हूं उड़ीसा आप लोगों को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। किस बात का निमंत्रण? उन्होंने कहा 10 जून को उड़ीसा में भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए आप सब लोगों को निमंत्रित करने के लिए आया हूं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री किस दिन शपथ लेगा इसकी तारीख बता दी, और जाहिर है कि उसका मतलब है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो बहुत से लोग सवाल उठा सकते हैं, आप भी सवाल उठा सकते हैं कि भाई आप उड़ीसा में अपनी स्थिति तो देखिए, तो जरा तथ्यों पर गौर कर लें और दूसरे संदर्भ भी देख लें, तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की बात समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहली बात तो देखिए, अगर आप विहंगम दृष्टि डालें तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी के भौगोलिक विस्तार की जब भी बातें होती हैं तो सबसे ज़्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट जो है वो दक्षिण भारत की ही बात होती है कि दक्षिण भारत में भाजपा कहीं नहीं है, उसका आधार बड़ा कमज़ोर है, उसको सीटें नहीं मिलती, उसको वोट नहीं मिलता, उसमें वो अपना विस्तार नहीं कर पा रही है, संगठन नहीं बढ़ा पा रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बावजूद उसका वोटों में उसको तब्दील नहीं कर पा रही है। ये सब चर्चाएं होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का किला भेदने से पहले पूरब का किला भेदना ज़रूरी है। पूरब के 3 राज्य हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसमें से उड़ीसा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है गठबंधन के चलते।
तो गठबंधन रहा उड़ीसा में, जब नवीन पटनायक की पार्टी से तो सत्ता में रहे। उसके अलावा बिहार में अभी भी सत्ता में है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ जब 2005 में, उसके बाद से 2013 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा तब तक रहे, उसके बाद फिर 2017 में आ गए, फिर 2021 में चले गए और 23 में लौट आए। तो वो कहानी बिहार की अलग है। तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने एक तरह से अपनी सत्ता की दावेदारी पेश की, लेकिन बहुत पीछे रही टीएमसी से। वहाँ जो सत्ताधारी पार्टियाँ थी लंबे समय तक, 3-3 दशक तक, सीपीएम और कांग्रेस, दोनों का लगभग सफाया हो गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति सीधे सीधे दो ध्रुवी हो चुकी है, टीएमसी बनाम भाजपा। तो लेकिन आज पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज पूरब में इन तीनों राज्यों में से किसी में भाजपा का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बिहार में संभावना बन सकती थी अगर नीतीश कुमार को इस तरह से आगे न बढ़ाया होता बीजेपी ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई सवाल ही नहीं। और उड़ीसा में भी जो है नवीन पटनायक के रहते भाजपा का मुख्यमंत्री बने, इसका कोई प्रश्न नहीं था। तो ये 3 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार ही नहीं, अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहेगी, अगर उसको पूरी तरह से सही मायने में ऑल इंडिया पार्टी बनना है, सार्वदेशिक पैन इंडिया पार्टी बनना है। तो दक्षिण की बात तो आज छोड़ दें, आज पूरब की बात करते हैं 3 राज्यों की। प्रधानमंत्री ने जो भविष्यवाणी की है उसको सुनकर बहुत से लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो सत्तारूढ़ दल है उसके 147 में से 109 सीटें हैं, वो कैसे सत्ता से बाहर हो जाएगी, और जिस पार्टी की 23 सीटें हैं वो कैसे पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी कि उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री बने, ये कैसे हो सकता है। चुनाव में और राजनीति में ऐसा होता रहता है, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी। पहली बात तो हमको ये समझ लेना चाहिए। तो आप उदाहरण देखिए त्रिपुरा का। भारतीय जनता पार्टी हाशिए की पार्टी थी। 2018 में अपने गठबंधन के साथी के साथ 2/3 बहुमत लेकर आई, जहां लंबे समय तक सीपीएम सत्ता में रही और उससे पहले कांग्रेस सत्ता में रही। उन दोनों पार्टियों को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी एक छलांग में सत्ता में आ गई। असम, जहां ये एक हाशिए का प्लेयर थी, बीजेपी फ्रिंज प्लेयर थी वो, और जहां मुस्लिम आबादी 32% है, वहां भाजपा के लिए किसी तरह की संभावना की बात करना वो एक तरह से अपना मजाक उड़वाने जैसी बात थी। लेकिन 2016 में ऐसा हुआ और 2021 में रिपीट हुआ। तो 2 बार असम जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस, जिसका 15 साल राज रहा, लगातार तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रहे और लग रहा था कि उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता और वो चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा ने सफाया कर दिया कांग्रेस पार्टी का। और वहाँ तीसरी पार्टी के नाम पर AIUDF है, उसके वो जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश करती है। मुस्लिम वोट उसको मिलता है, मुस्लिम वोट वो काटती है, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। कांग्रेस के सामने वहाँ समस्या है कि अगर अलायंस करे तो मुश्किल है, तो ये AIUDF को जो है बढ़ने का मौका देती है। अलायंस ना करे तो नुकसान होता है, तो एक बार अलायंस कर लेती है, एक बार नहीं करती है। तो ये खेल चलता रहता है। लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो मैंने 2 उदाहरण दिए, एक त्रिपुरा का, एक असम का। एक देश के सबसे बड़े राज्य का उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में 403 में से केवल 36 सीटें जीत पाई थी। और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो माना जा रहा था कि सपा या बसपा में से कोई सत्ता में आएगा। सपा उस समय सत्ता में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बहुत से लोगों का मानना था उनकी संख्या जो है विधानसभा में, सीटों की संख्या भले ही थोड़ी कम हो जाए लेकिन सत्ता में लौट रहे हैं, क्योंकि 2012 में उनकी पार्टी को 224 सीटें मिली थी। लेकिन हुआ नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी 36 से सीधे 312 और अपने सहयोगी दलों को मिलाकर 325 पर पहुंच गई। और समाजवादी पार्टी 224 से 47 सीटों पर सिमट गई। और बहुजन समाज पार्टी, जिसकी 84 या 86 सीटें थी, वो घटकर 17 सीटों पर आ गई।
तो राजनीति में जब ज़मीन बदलती है, ज़मीनी हकीकत बदलती है, वास्तविकता बदलती है, तो इस तरह के चमत्कार होते हैं। तो पहले भी हो चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। उड़ीसा में क्या खास बात है? उड़ीसा में दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्थिति बदल सकती है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल माहौल बन सकता है। पहली बात कि यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं का असर ज़्यादा है राज्य सरकार की योजनाओं के तुलना में। नवीन पटनायक की सरकार अच्छी चल रही है, इसके बावजूद उनको 24 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। तो एक फैटीग फैक्टर जो आता है वो आ रहा है। नवीन पटनायक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनका कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए। उन्होंने किसी को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में ग्रूम नहीं किया। हालांकि आजकल जो चर्चा है, वीके पांडियन जो आईएएस अधिकारी थे उड़ीसा कैडर के, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनको उनके उत्तराधिकारी के रूप में बहुत से लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा की जनता उनको स्वीकार करेगी ऐसा लगता नहीं है। और नवीन पटनायक ने इस बात का कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं दिया है, और इसीलिए वो अपनी कमजोरी को समझ रहे थे। इसलिए 2024 में उन्होंने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा गठबंधन का कि भाजपा और बीजेडी जो है मिलकर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट जो थी वो उसने बिल्कुल एक तरह से विद्रोह कर दिया, कहा कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इस अलायंस का फ़ायदा सीधा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, बीजेडी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष का सारा जो स्पेस है वो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा हमें अभी मिलेगा अलग लड़ने से, वो सारा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठा ले जाएगी। तो मना कर दिया और पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इस बात को मान गया, इसलिए अलायंस नहीं हुआ। दूसरी चीज़, मैंने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरब के जिन 3 राज्यों की बात की मैंने, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती कई राज्यों की तरह मुस्लिम मतों की है। मुस्लिम मतदाता का रुख ये रहता है, जहां भी वो प्रभावी है, कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको वोट देंगे। तो मुस्लिम मतदाता की चुनौती उड़ीसा में भाजपा के सामने नहीं है। उड़ीसा की आबादी में मुस्लिम आबादी कुल 2.17% है और 2.77% जो है वो क्रिश्चियन है। तो दोनों इस स्थिति में नहीं हैं कि वो चुनाव को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, शायद विधानसभा की एक आध सीट कहीं ऐसी हो तो अलग है बात, एक भद्रक शहर है जहां मुस्लिम आबादी 35% है, ऐसे एक शहर को छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, तो कहीं मुस्लिम आबादी, ये मुस्लिम मतदाता या ईसाई मतदाता इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सके। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और उसमें एंटी इनकम्बेंसी जुड़ती है, नवीन पटनायक का गिरता स्वास्थ्य जुड़ता है और प्रधानमंत्री की बढ़ती अपील और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार। इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखें और एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री को जो फीडबैक मिला है, आप मान कर चलिए बड़ा स्पष्ट और बड़ा विस्तृत जो है वो फीडबैक मिला होगा, जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। उनको मालूम है कि उनकी बात की बड़ी विश्वसनीयता है। अगर उनकी बात बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी तो ये उनकी छवि के लिए नुकसानदायक होगा। तो वो ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश हो। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की, या कहें कि तीनों जो पूर्वी राज्य हैं उनमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी को आप हल्के में मत लीजिए, उसको चुनावी प्रचार का एक हथकंडा या प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत मानिए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से यह बात कही है और उनको जो फीडबैक मिला होगा उसके आधार पर कही है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है, अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगाया है, और जो परिस्थितियां मैंने बताई उनको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर लग रही थी। और प्रधानमंत्री का ये फीडबैक बताता है कि उनको जो खबर मिल रही है, ज़मीन से उनको जो रिपोर्टिंग हो रही है, उसके अनुसार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।